बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गद्य का आखिरी पाठ कारतूस आपको पढ़ाने चल रही हूँ, जो हबीब तनवीर का लिखा हुआ पाठ है। और इनका जन्म 1923 और मृत्यु 2009 में हुई थी। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, बीए पास किया। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक एकेडमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए। नाट्य लेखन यानी नाटक लिखने की कला को सीखने के लिए इन्होंने नाटक एकेडमी में नाट्य लेखन का सीखने के बहाने से कि वहीं पर वो स्नातक के बाद पढ़ेंगे, तो अध्ययन करने के लिए वो चले गए। फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। फिर उन्होंने दिल्ली में एक नाट्य मंच स्थापित किया, जिसमें बहुत सारे नाटकों का मंचन होता था। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी वो नाटककार भी थे, कवि भी थे, पत्रकार भी थे, डायरेक्टर भी थे और कलाकार तो थे ही। जैसे कई रूपों में उन्होंने तमाम तरह, उनका व्यक्तित्व कई तरह का था। नाटककार, कवि, पत्रकार, तो सब चीज क्षेत्र में वो अपना कार्य बड़ी सफलतापूर्वक करते थे। हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी बहुत कार्य किया। कई पुरस्कार, फेलोशिप, पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, नैन देख रहे हैं नैन, देख रहे हैं नैन और हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने वसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस का आधुनिक रूपांतर भी किया। मुद्रा राक्षस ने बहुत ख्याति प्राप्त की, बहुत, और मिट्टी की गाड़ी भी एक ऐतिहासिक विषय को लेकर लिखा हुआ है। तो इनके नाटकों का जो विषय है वो वास्तव में ये कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी ले लेते थे। जैसे कारतूस कहानी ही है, इसमें भी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसको उन्होंने नाटक का रूप प्रदान किया है। तो मैं पहले संक्षेप में आपको कारतूस कहानी को थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर मैं नाटक को पढ़ते हुए उसकी व्याख्या करूंगी। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के वेश में आए थे, ये आप सभी लोग जानते हैं। और शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये व्यापार करने यहाँ आए थे। और व्यापार की आज्ञा पाने पर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के रियासतों ने, अपनी बड़े बड़े शासकों ने अपना कब्जा फैलाना शुरू किया। और बाद में बाहर से, ऐसा माना जाता है कि बाहर से ड्रमों और में कच्चा माल मंगवाने के बहाने से अस्त्र शस्त्र भी ये मंगवाते थे, उनमें छिपाकर व्यापार के बहाने से ये आए थे और कब्जा जमाते चले गए। उनकी नीयत उजागर होती गई। फिर तो यहाँ लोगों ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर भगाने, उनको खदेड़ने का प्रयास शुरू कर दिया। और उसी प्रयास का एक हिस्सा ये कहानी भी है, कारतूस। इस पाठ में भी एक ऐसे जाबाज सिपाही के कारनामों का वर्णन किया गया है, जिसका एकमात्र लक्ष्य है अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देना, और हराम कर देने वाला ऐसा दिलेर, बहादुर
निडर सिपाही जो शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं पहुंचता, घुस करके कर्नल के खेमे में घुस करके वो कारतूस प्राप्त करता है और निकलते निकलते ये बता के आता है कि वो वजीर अली है, यानी अपना परिचय दे के आता है। वास्तव में वजीर अली की जो क्रियाकलाप थे उससे अंग्रेज पूरी तरह डर गए थे और उसे पहचानने वालों की में कोई नहीं था। और वो इतना हिम्मती और दिलेर था कि उन्हीं के बीच घुस करके, घर के भीतर घुस करके उसने कंपनी के वकील की हत्या की। बस उसका एकमात्र लक्ष्य था कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ना है। अपने ही लोगों से ज्यादा डर होता है और अपने ही लोगों के कारण जो चीजें हैं, यहाँ ये भी दिखाया गया है। तमाम हमारे यहाँ के अय्याश और राजा लोग उनके साथ मिलकर कुछ हिस्से के पैसे देकर प्राप्त कर आराम की जिंदगी जीते हुए उनके साथ मिल गए थे, लेकिन वजीर अली उनमें से नहीं था। वो ऐसा करता था कि जो करके जाए वो एक पहचान बना देता था। अंत में नाटक के अंत में कारतूस प्राप्त करने के लिए वो कर्नल के खेमे में घुस जाता है। कर्नल को लगता है कि वजीर अली का पता बताने वाला कोई गुप्तचर होगा जो हमारे साथ मिलना चाहता है, तो बड़े खुश होते हैं, सब कुछ पूछ लेते हैं। साथ में वो कहते हैं कि आप वजीर अली को नहीं पकड़ पाएंगे। जब वो कारतूस मांगता है तो उन्हें लगता है कि हमारी मदद करने आया है तो इसे कारतूस दे देना चाहिए। कारतूस लेने के बाद उन्होंने कहा कि आपने मेरी मदद की इसलिए मैं आपकी जान बख्श देता हूं, लेकिन खुद का परिचय देते हुए वहां से चला जाता है। तो कहानी बड़ी रुचिकर है और एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है। कैसे अंग्रेजों को उनके घर में घुस के मारना है, इसका साहस और इसका परिचय दिखाया गया है वजीर अली के माध्यम से। तो कारतूस कहानी या नाटिका है, छोटी सी एक नाटक कह सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। पहले थोड़ा सा आपको उसका परिचय दे दूं कि क्या क्या है इसमें। तो कारतूस कहानी के पात्र परिचय में जो सबसे बड़ी बात है, कर्नल हैं, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार हैं अंग्रेजों की तरफ से। 5 मिनट की अवधि का है ये। और समय जो इसमें दिखाया गया है वो 1799 और समय रात्रि का है। स्थान कहाँ का है, ये कहाँ का दृश्य है? गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा, यानी वजीर अली को तलाशने के लिए कर्नल कालिंज ने गोरखपुर के जंगलों में खेमा लगा रखा था। हफ्तों हो गए थे, सिपाही डटे हुए थे और कहीं भी उन्हें वजीर अली का पता नहीं चल रहा था। तो वो बहुत परेशान है। तो कर्नल और लेफ्टिनेंट मिल करके, क्योंकि चांदनी रात है, खेमे के बाहर वो बैठे हैं और वजीर अली की ही चर्चा चल रही है कि आखिर वो वजीर अली कैसा व्यक्ति है। इसको कर्नल लेफ्टिनेंट को बता रहे हैं, सब सुन रहे हैं। बाहर क्षेत्र में पहरा लगा हुआ है, पहरे में सिपाही लगे हुए हैं। तो चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है खेमे के में और कर्नल और लेफ्टिनेंट बैठ के बातें कर रहे हैं। कर्नल कहते हैं कि जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। अब जंगलों में जीवन बिताना बहुत तकलीफदायक है, सुरक्षा की दृष्टि से भी डर है। तो आपस में बात करने का मुद्दा यहीं से शुरू हुआ और खेमा लगाने का कारण वजीर अली था, जिसके बारे में अंग्रेजों को ये खबर लगी थी कि वो
जंगल में, गोरखपुर के जंगल में छुपा हुआ है, तो वहीं वो खेमा डालते हैं कि कहीं से भी गुजरेगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। तो वहीं वो छिपे हुए हैं। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं हद तो हो गया, यहाँ खेमा डाले, सिपाही भी तंग आ गए हैं। वे वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। तो उन्होंने बताया कि हद तो हो गया हमें यहाँ गोरखपुर के जंगल में खेमा डाले हुए, और हफ्तों से हमारे सिपाही उसे जंगल में तलाश रहे हैं। तो और हमें उसका कहीं कोई अता पता नहीं लग रहा, कोई अता पता नहीं है। तो अंत में वो कह ही देता है कि वो आदमी है या भूत, मतलब क्या है, अंतर्ध्यान हो गया है, वो है कौन, आदमी ही है ना। इतने लोग मिलकर एक वजीर अली को नहीं ढूंढ पा रहे, तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य होता है कि वो आदमी है कि भूत। कर्नल कहते हैं कि उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अब लोगों ने वजीर अली के बारे में बहुत सारे कारनामे सुने थे, जैसे कंपनी के वकील की हत्या को ही अभी आगे बताएगा। तो वो इतना दिलेर, इतना साहसी था कि घर में घुसकर गर्दन पकड़कर उन्हें बाहर ला सकता था, उनका सामना कर सकता था। तो ये सारे कारनामे अंग्रेजों तक पहुंच चुके थे। तो उन्हें क्या लगता है कि हर तरह से वजीर अली को पकड़ना इतना आसान नहीं है। तो उन्हें बहुत हैरानी होती है कि इतने सारे लोग मिलके भी वजीर अली को पकड़ नहीं पाते। कोई 5 महीने की हुकूमत की होगी, उन्होंने कहा कि उसको देखो कि उसने क्या किया, इतना दिलेर, और अंग्रेजों के खिलाफ उसके किस कदर नफरत भरी हुई है, क्योंकि 5 महीने की उसने नौकरी अंग्रेजों की थी, और उस 5 महीने में उसने अंग्रेजों के बारे में बहुत कुछ जान लिया था कि ये किस प्रकृति के लोग हैं, इन्हें कैसे हटाना है, कैसे इनको खदेड़ना है। तो 5 महीने की नौकरी में, अंग्रेजों की नौकरी में उसने बहुत कुछ उनके बारे में जान लिया था। अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। उसने कहा कि अवध से अंग्रेजों के कब्जे को हटाने के लिए या अवध को अंग्रेजों के कब्जे से छुड़ाने के लिए वो लगभग पूरी तैयारी कर चुका था। और चूंकि घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है, कहते ना घर का भेदी लंका ढाए, तो व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है। और अंग्रेज तो लालच देके खुद में मिलाने का काम करते ही थे। तो वो करीब करीब सफलता प्राप्त कर चुका था। तो लेफ्टिनेंट पूछता है, कर्नल कॉलिंस, ये सादत अली कौन है? तो सादत अली के बारे में सुन चुका था। तो उसने पूछा लेफ्टिनेंट से कि ये सादत अली है कौन? तो कर्नल कहता है कि आसिफुद्दौला का भाई। तो कैसे उसकी पूरी कहानी का चित्रण करते हुए कर्नल बताते हैं, वजीर अली का और उसका दुश्मन, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी, यानी नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ कोई संतान नहीं थी और उन्हें इसकी उम्मीद भी नहीं थी। तभी वजीर अली का जन्म हो गया। अब वजीर अली की पैदाइश को ही सादत अली ने अपनी मौत समझ लिया, क्योंकि अगर वो बड़ा हो जाएगा तो सारों तख्तो ताउस छीन लेगा, सब कुछ उनसे ले लेगा। तो सादत अली को यह लगने लगा कि अब ये जो जायदाद दौलत है, ये सारी चीजें, सारी मुमलिकत सब मेरी जो है वो छूट जाएगी।
तो मौत के ख्याल से ही वो डरने लगा था। तो लेफ्टिनेंट कहता है, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? तो लेफ्टिनेंट पूछा कि फिर अंग्रेजों ने सादत अली को तख्त-ओ-ताउस दिया क्यों? क्या किस उद्देश्य से उसे बिठाया था? क्या वो चाहते थे? तो कर्नल ने पूरी स्थिति को समझाने की कोशिश की कि सादत अली हमारा दोस्त है। यानी सादत अली जो है वो अंग्रेजों का दोस्त बना था, अंग्रेजों के साथ मिलकर ऐश पसंद आदमी था, ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता था। तो वो क्या किया था कि अंग्रेजों के साथ मिल करके उसने जायदाद का बंटवारा कर लिया था। तो कहता सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत दे दी। मुमलिकत मतलब जायदाद। तो उसने आधी जायदाद जो थी वो अंग्रेजों को दे दी और 10 लाख रुपया नगद। अब वो भी मजे करता है और हम भी। तो सादत अली ने क्या किया था कि आधा राज्य और 10 लाख रुपया नगद अंग्रेजों से तय कर लिया। आराम की जिंदगी जीने लगा, ऐशो आराम से पड़ा रहता था और उसको जीने खाने के लिए बहुत कुछ था। तो उनके साथ मिलकर के उसने ऐशो आराम की जिंदगी को चुन लिया और आराम से अपना, अंग्रेजों को भी ये लगने लगा कि ये इसको मिला लेने में हमें फायदा है, तो वो उसके साथ मिले रहते थे। और उसे पता था कि आसिफउद्दौला के तो कोई संतान है नहीं, तो कुछ आगे हो नहीं सकता। लेकिन वजीर अली की जब पैदाइश हो गई तो उसी दिन से सादत अली को लगने लगा कि उनकी मौत ने जन्म ले लिया है, आज नहीं तो कल सारी चीजें उनके हाथ से निकल जाएंगी। तो उनके अंदर घबराहट और डर समा गया। 10 लाख रुपया नगद। अब वो भी मजे करता है और हम भी। तो अंत में वो भी आराम की जिंदगी जी रहा है और अंग्रेज भी। लेकिन ये सारी चर्चा उस गोरखपुर के जंगल में कर्नल और लेफ्टिनेंट के बीच हो रही है, इस कारण से कि वो खेमा डाल करके, क्योंकि वजीर अली ने कंपनी के वकील की हत्या करके वो कुछ लोगों को लेकर वहां से भाग जाता है और आजमगढ़ के रास्ते होते हुए वो गोरखपुर जंगलों में जाकर छिप जाता है और उसका नेपाल निकलने का, उसने सोचा कि वो नेपाल निकल जाएगा दूसरे देश में तो बच जाएगा। तो ये सोचकर उसने कोशिश की थी। नेपाल निकलना गोरखपुर से कोई बहुत कठिन भी नहीं था, तो उसने इस प्रकार कोशिश की। अब ये सारी चर्चा जब पता लगती है अंग्रेजों को, तो उन्होंने गोरखपुर के जंगल को ही घेर लिया और घेर करके वहीं बैठ गए कि वो जाएगा कहाँ और कितने दिनों तक यहाँ रहेगा। लेकिन हफ्तों भर डेरा डालने के बाद भी कहीं कुछ अता पता वजीर अली का नहीं था। तो वो घबरा जाते हैं कि कितने दिन हम ऐसे जंगलों में जिंदगी बिताएंगे। तो लेफ्टिनेंट कहता है, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह-ए-जमां को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। तो लेफ्टिनेंट ने अंग्रेजों के मुंह से सुना था कि वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह-ए-जमां को मिलाना चाहता है और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए वो अपने साथ उसके हाथ, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उसको आमंत्रण दिया कि मिलकर अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। तो उसे आमंत्रण दिया। कर्नल कहता है कि अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले तो असल में टीपू सुल्तान ने दी। तो कर्नल बताता है कि नहीं, उससे पहले तो टीपू सुल्तान ने ही अफगानिस्तान को मिलाकर हमले की दावत दे दी थी। फिर वजीर अली ने भी
उसे दिल्ली बुलाया। और फिर शमसुद्दौला ने भी। तो कहने का मतलब, जब अंग्रेजों को भगाना कठिन हो गया तो लोगों को लगा कि अब हमें अफगानिस्तान के शाहजमा को बुलाकर आमंत्रण देकर दिल्ली में उन्हें मिला लेना चाहिए और मिल करके उनके साथ अंग्रेजों को भगाने का कोई नया रास्ता ढूंढना चाहिए। तो कर्नल कहते हैं नहीं, वजीर अली के पहले तो टीपू सुल्तान ने ही ये निमंत्रण दे दिया था, दिल्ली बुलाने की कोशिश की थी, मिलाकर अंग्रेजों को भगाने के लिए बहुत उपाय किया था। तो लेफ्टिनेंट पूछ बैठता है, जब उसने कहा कि और फिर शमसुद्दौला ने भी। तो लेफ्टिनेंट पूछता है कौन शमसुद्दौला? तो कर्नल उसको वजीर अली की रिश्तेदारी समझाता है कि नवाब बंगाल का निस्तबी भाई, कि बंगाल के नवाब का वो रिश्तेदार है शमसुद्दौला, बंगाल के नवाब का की रिश्तेदारी है, भाई लगता है, और बहुत खतरनाक आदमी है, और वास्तव में वो बहुत खतरनाक भी है। ये चीज वो समझाना चाहते हैं कि वो बहुत खतरनाक भी है। तो लेफ्टिनेंट कहता है इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। तो उन्हें क्या लगा कि इसके मतलब तो ये है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान से भगाने के लिए सारे हिंदुस्तान अब एक होने पर आ गया है, और जहां कहीं उन्हें ये लग रहा है कि वो कमजोर पड़ सकते हैं, वहीं पर वो कहीं बंगाल से, कहीं अफगानिस्तान से किसी न किसी को अपने साथ मिलाकर अंग्रेजों को हिंदुस्तान खाली करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो सबके मन में एक डर समाया हुआ है अंग्रेजों के, वजीर अली के प्रति, शमसुद्दौला के प्रति, और वजीर अली का अफगानिस्तान को आमंत्रण देना भी जो था वो भी एक डर का कारण था। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि इसका तो मतलब यह हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। तो मतलब सारी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सारा हिंदुस्तान एक होने को खड़ा है। अब इस लहर को रोकना अंग्रेजों के वश में नहीं था। तो उन्हें लगा कि अब खतरे की घंटी बज चुकी है, और खतरे की घंटी बजने के कारण अब जो है कि किसी भी तरह से ये कामयाब अगर हो जाएंगे तो हमें हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा। कर्नल समझाता है कि जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और पलासी के कारनामे धरे रह जाएंगे। उन्होंने कहा अगर इनकी ये योजना कि शमसुद्दौला और अफगानिस्तान के शाहजमा को आमंत्रण देकर बुलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यदि पूरे हिंदुस्तान को मिला लेंगे और एक दोनों का आमने सामने अगर युद्ध हुआ, तो ये युद्ध जो है वो बक्सर और पलासी के युद्ध से बहुत ज्यादा भयानक भी हो सकता है। मतलब ये युद्ध भी फीके पड़ जाएंगे उसके आगे, इतना भयानक रूप धारण कर सकता है। तो ये चीजें कर्नल ने लेफ्टिनेंट को समझाया कि वजीर अली को इतना हल्के में हम लोगों को नहीं लेना चाहिए, हमें उसे समझना चाहिए और उसके लिए कोई उपाय ढूंढना चाहिए। एक छोटे से वजीर अली अदने से सिपाही को पकड़ने के लिए हफ्तों से हमें इसी जंगल में बैठे हैं, और हमें ये पता है कि वो इसी जंगल में है और हम उसे ढूंढ तक नहीं पाए, तो हम हल्के में कैसे ले लें? जिस दिन ये युद्ध छिड़ जाएगा, बक्सर और पलासी का जो युद्ध है वो भी उसके आगे छोटा पड़ने लगेगा। तो हमें सतर्क होना चाहिए। सारी बातें यूं ही चल रही हैं और मन में एक भय भी है। अंग्रेजों के मन में तो एक भय था ही कि मुगलिया सल्तनत को हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो जानते थे कि हम इनके बीच से कुछ एक को मिला लेंगे
सादत अली की तरह, उनसे धन भी कमाएंगे और उनको बचा के रखने में हमें हिंदुस्तान के अंदर जड़े जमाने में आसानी हो जाएगी। तो अपने जड़ जमाने का रास्ता उन्होंने यही किया कि उस सल्तनत के भीतर से कुछ एक लोगों को वो मिलाते चले गए, अपना राज्य फैलाते चले गए और हर तरह से उन्होंने सुरक्षित रखने के लिए रास्ता ढूंढा। उसी में उन्होंने वजीर अली को भी नौकरी पर रखा। 5 महीने की हुकूमत उसने भी की थी और उस 5 महीने की हुकूमत में ही उसने अंग्रेजों के सारे चाल चलन को अच्छी तरह परख लिया था और वजीर अली को परेशान करना ही अंग्रेजों के लिए खुद की जड़ खोदने जैसा हो गया कि अपनी जड़ों को उन्होंने खुद कमजोर कर लिया। अगर चुपचाप वजीर अली को पड़े रहने दिए होते तो संभवतः इतनी मुसीबत उनके ऊपर ना आती, लेकिन वो जानते थे कि वजीर अली जहां रहेगा वहीं पर वो अपने साथ के लोगों को मिलाकर एक समूह बनाकर, एक सेना बनाकर कभी भी कुछ कर सकता है। तो वो कभी भी उसको एक जगह स्थिर नहीं रहने देना चाहते थे और वजीर अली के चिढ़ का सबसे बड़ा कारण यही था कि उसे बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर उधर भेजा जा रहा है। तो कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट बहुत डरे और सहमे थे। तो वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है। हाँ, तो कहा जी हाँ, अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और पलासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी थी लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो बैठेगी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय लॉर्ड क्लाइव ने हिंदुस्तान में अपना कब्जा जमाया था और जिस समय मुगलिया सल्तनत जो थी बहुत तेजी पर थी, उस समय लॉर्ड वेल्जली का राज्य था। तो उन्हें लगने लगा कि लॉर्ड क्लाइव ने जितनी मेहनत करके हिंदुस्तान में घुसपैठ की, राज्य जमाया, व्यापार करने के नाम पर जगह जगह कब्जा जमाया, उसे तो बड़ी आसानी से लॉर्ड वेल्जली गंवा देंगे। तो अगर हम जरा भी सतर्क नहीं रहे तो सब कुछ हमारे हाथों से खो जाएगा। ये बातें कर्नल और लेफ्टिनेंट के बीच चल रही है। तब इतना सब सुनने के बाद लेफ्टिनेंट को लगा कि वजीर अली वास्तव में बहुत खतरनाक है क्या। इतने कारनामों को सुनकर उन्हें ये लगने लगा कि वास्तव में वजीर अली बहुत खतरनाक है। तो कहते हैं वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है। तब उन्हें लगता है कि वजीर अली को इस तरह खुले में घूमने देना वास्तव में बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। तब उन्हें क्या लगता है कि कुछ भी हो, वजीर अली को आजाद छोड़ना अपनी मौत को न्योता देना है, मौत का निमंत्रण है। वजीर अली किसी को भी छोड़ेगा नहीं, वो बहुत खतरनाक है, दिलेर और साहसी भी है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो अंग्रेजों को कर्नल कॉलिंज को, लेफ्टिनेंट को लगने लगा कि उसकी आज़ादी, जंगल में रहते वो डर जाते, सहम जाते हैं कि उसी जंगल में वजीर अली छिपा पड़ा हुआ है, तो कभी भी उनकी मौत आ सकती है। तो वो बहुत डरते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको आज़ाद छोड़ना मतलब अपनी मौत को निमंत्रण देना। तो हमें कुछ भी करके वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे। कहने का मतलब कि ये खेमा डाल के यहाँ पड़े रहने से वजीर अली मिलने वाला नहीं है। वजीर अली को पकड़ने के लिए हमें और अधिक प्रयास करना है और वो प्रयास ऐसा हो कि हम अगर वजीर अली को गिरफ्तार कर लेंगे तो हम सुरक्षित हैं, अन्यथा इसी जंगल में हमारा क्या होगा ये भी निश्चित नहीं है। तो डरे सहमे हैं और योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि योजना बनाते हुए
देखते हुए कि क्या आगे करना चाहिए। तो कर्नल कहता है पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूं और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। उसने कहा कि पूरी फौज लेके तो मैं उसके पीछे हूं और बरसों से वो आंखों में धूल झोंक रहा है, तो आखिर मैं कैसे करूं। तो मतलब दोनों लोग योजना ही बना रहे हैं, उसको पाना इतना आसान नहीं है। तो वजीर अली जो है वो किस तरह का व्यक्ति है, कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट जो हैं वो आपस में इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज की कहानी को यहीं रोक रही हूँ और इसके आगे के हिस्सों को मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। आप मेरे साथ बने रहिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।